गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अंकुर कुमार फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में एक छोटी सी क्लिप बनाई थी मैंने। छोटी सी क्लिप में थॉमसन का पलम पुडिंग मॉडल के बारे में डिस्कस किया था, तो उसके बारे में मैं फिर से थोड़ा सा हम बताता हूं कि थॉमसन ने परमाणु को 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या का एक धनावेशित गोला माना था, जिसकी त्रिज्या कितनी है 10 की घात -10 मीटर, जिसे एक एंगस्ट्रॉम की कोटि भी बोलते हैं। 10 की घात -10 मीटर कितने के बराबर होता है? एक एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। ठीक है, थॉमसन ने परमाणु को 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या का एक धनावेशित गोला माना और उस धनावेशित गोले का संपूर्ण द्रव्यमान तथा उसका समस्त धनावेश उसके समान पूरे एक समान रूप से संपूर्ण आयतन में वितरित माना कि ये एक धनावेशित कोई भी परमाणु है, धनावेशित गोला है, इसका संपूर्ण द्रव्यमान तथा समस्त धनावेश इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित माना गया। इस तरीके से इसका द्रव्यमान भी, समस्त द्रव्यमान व समस्त धनावेश दोनों इस धनावेशित गोले के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित होते हैं। परंतु जे थॉमसन ने यह भी बताया कि जो परमाणु होता है वो विद्युत उदासीन कण होता है। ये एक धनावेशित गोला परमाणु है, ये विद्युत उदासीन होगा और विद्युत उदासीन तभी हो सकता है जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन अंतः स्थापित होंगे। ये इलेक्ट्रॉन अंतः स्थापित होंगे, अर्थात इस धनावेश को संतुलित करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स वो इस परमाणु में अंतः स्थापित होंगे। तरबूज में तरबूज के बीज की तरह अंतः स्थापित रहते हैं इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार इस मॉडल को, परमाणु का जो पलम पुडिंग मॉडल था, इस मॉडल को पलम पुडिंग मॉडल इसी आधार पर नाम दिया गया। ये था जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। इस परमाणु मॉडल की कुछ सफलताएं थी और कुछ असफलताएं भी थी। ये किन किन को समझाने में सफल रहा और किन किन को समझाने में असफल रहा, आज के इस लेक्चर में हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। पलम पुडिंग मॉडल के बारे में आपको मैंने बता दिया था। तो हम बात करते हैं कि जब भी किसी धातु को गर्म किया जाता है, हम पॉइंट्स पे आते हैं। जब भी किसी धातु को गर्म किया जाता है तो धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, और ऐसा उत्सर्जन कौन सा उत्सर्जन कहलाता है? तापायनिक उत्सर्जन। जब हम धातु को गर्म करेंगे तो धातु को गर्म करने पर इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, और इलेक्ट्रॉनों का यह उत्सर्जन कौन सा उत्सर्जन कहलाता है? तापायनिक उत्सर्जन कहलाता है। तो पलम पुडिंग मॉडल द्वारा धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के तापायनिक उत्सर्जन की सफलतम व्याख्या की गई थी। सफलतापूर्वक इस तापायनिक उत्सर्जन को समझाया गया था इस मॉडल के द्वारा। फिर दूसरी बात, जब भी इलेक्ट्रॉनों को किसी भी धातु सतह पर हम प्रकाश डालते हैं, जैसे प्रकाश ऊपर से डाला जाता है, तो प्रकाश डालने पर प्रकाश अणु फोटोन के रूप में आ रहा है और एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से क्रिया करेगा। ये परमाणु है, इस परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन से क्रिया करके ये उत्तेजित अवस्था में आ जाएगा। उत्तेजित अवस्था में आएगा तो इस धातु सतह में क्या होंगे? कंपन होंगे, और इलेक्ट्रॉनों के कंपन के कारण जब ये ऊर्जा प्राप्त करके यहां से बाहर निकलेंगी तो ये विकिरणें प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होती हैं। किस रूप में जाएंगी? प्रकाश विकिरणों के रूप में उत्सर्जित होंगी ये विकिरणें इलेक्ट्रॉनों के कंपन के कारण। ये भी किसमें होता है? थॉमसन के पलम पुडिंग मॉडल से इसकी भी व्याख्या की जा सके। अर्थात जब ये विकिरणें प्रकाश विकिरणों के रूप में निकलती है तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में भी ये प्रभाव क्या रहा था? सफल रहा था थॉमसन का पलम पुडिंग मॉडल। फिर तीसरी बात, जब ये विकिरणें उत्सर्जित हो रही है तो विकिरणें हैं वो अक्स किरणों के रूप में आएंगी। और याद करो, आपको मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले चैप्टर में डेविसन जर्मर प्रयोग पढ़ाया था, और डेविसन जर्मर प्रयोग में जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की प्रकृति, तरंग प्रकृति को समझने के लिए इलेक्ट्रॉनों की तरंग दैर्ध्य अक्स विकिरणों की तरंग दैर्ध्य की रेंज में आएगी, और अक्स विकिरणों की तरंग दैर्ध्य होती है 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेके 1 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है, इस रेंज में आती है। तो इस रेंज में जो तरंग दैर्ध्य आएगी वो होती है अक्स किरणें। अक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य होगी, और अक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य मतलब जब इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की व्याख्या की जाती है तो वो अक्स किरणों की भांति व्यवहार दर्शाती है। और जो अक्स विकिरणें निकलती हैं, इलेक्ट्रॉन जब भी उत्सर्जित होगा वो अक्स किरणों के रूप में उत्सर्जित होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है वो अक्स किरणों के रूप में जा रहा है। तो अक्स किरणें क्या करती है? डेविसन जर्मर प्रयोग में जब इलेक्ट्रॉन किरण पुंज गैसों के आयनन कक्ष में आपतित होता है तो गैसों का आयनीकरण भी करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु से या किसी भी धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तापायनिक उत्सर्जन हो सकता है पलम पुडिंग मॉडल में।
जब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर यहां से कंपन के द्वारा प्रकाश विकिरणों के रूप में उत्सर्जित होंगे तो ये प्रकाश विकिरणें अक्स किरणों की भांति होती है, जो कि गैसों के आयनीकरण को, जो क्या कर सकती हैं, गैसों के आयनीकरण को आसानी से समझा जा सकता है, अर्थात ये गैसों का आयनीकरण कर सकती है। तो हम ये कह सकते हैं, यहां से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि थॉमसन के पलम पुडिंग मॉडल द्वारा तापायनिक उत्सर्जन, गैसों के आयनीकरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव, गैसों के आयनीकरण, विकिरणों के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव, और इसके साथ साथ हम परमाणु के स्थायित्व की आवश्यकता, परमाणु के स्थायित्व की आवश्यकता के कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आसानी से आवश्यकता को, इसकी सफलतम व्याख्या थॉमसन के पलम पुडिंग मॉडल द्वारा की गई थी। ये बातें थी यहां पर, ठीक है। तो थॉमसन के पलम पुडिंग मॉडल की ये सफलताएं थी कि इनको समझाने में सफल रहा था। अब बात आती है कि थॉमसन का पलम पुडिंग मॉडल असफल कहां पे हुआ? तो जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके कंपित होते हैं और कंपित होकर ये प्रकाश विकिरणों के रूप में बाहर निकलते हैं, तो प्रकाश विकिरणों के कारण जब ये विकिरण बाहर निकलती है तो यहां पर बहुत सारी रेखाएं उत्पन्न होती है। यहां पे रेखाएं हैं, वो क्या होनी चाहिए, ये बोल रहा है कि जितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उतने ही रेखाएं हमें प्राप्त होंगी, और ऐसी रेखाएं कौन सी है, स्पेक्ट्रमी रेखाएं। ये रेखाएं क्या कहलाती हैं, स्पेक्ट्रमी रेखाएं कहलाती है। ये बात किसने कही थी, थॉमसन ने कही थी कि जितने इलेक्ट्रॉन धातु सतह से निकलेंगे उतनी ही स्पेक्ट्रमी रेखाएं हमें मिलती हैं। लेकिन हाइड्रोजन के केस में देखा गया, हाइड्रोजन के केस में क्या देखा गया कि हाइड्रोजन परमाणु के पास में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। यहां पर जब हम बात कर रहे हैं मॉडल की असफलता की, थॉमसन के परमाणु मॉडल की असफलता, तो असफलता में बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के पास में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। अर्थात जब हाइड्रोजन परमाणु पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो एक इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में ये ऊर्जा ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर ऊपर जाएगा और उत्सर्जित होकर केवल एक ही स्पेक्ट्रमी रेखा बनानी चाहिए। कितनी आनी चाहिए, एक ही स्पेक्ट्रमी रेखा आनी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन के कारण, अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल। क्योंकि थॉमसन कहते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी स्पेक्ट्रमी रेखाएं बनती है, परंतु जब वास्तव में देखा गया तो हाइड्रोजन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन की विभिन्न कक्षाओं से उत्सर्जन के कारण इसकी विभिन्न स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होती है, अलग अलग स्पेक्ट्रमी रेखाएं बनती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के प्राप्त स्पेक्ट्रम को समझाने में ये थॉमसन का परमाणु मॉडल, पलम पुडिंग मॉडल क्या रहा था, असफल रहा था। तो पहली इसकी असफलता थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझाने में असफल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझाने में असफल हो गया था। इसके साथ साथ दूसरी असफलता कौन सी थी, दूसरी असफलता यह थी कि जब भी किसी परमाणु या धातु सतह पर अल्फा किरणों की बौछार कराएगी, अल्फा कणों की बौछार कराएगी, तो अल्फा कणों के प्रकीर्णन को, अल्फा कणों का विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णन हो जाता है, उसको समझाने में भी थॉमसन का पलम पुडिंग मॉडल क्या रहा था, असफल रहा था। तो दूसरी असफलता हम ये कह सकते हैं कि अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, जो कि रदरफोर्ड ने किया था, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग को समझाने में क्या रहा था, असफल रहा था, समझाने में असफल। तो ये थी इस मॉडल की असफलताएं, ठीक है, ये दोनों। और ये क्या थी इसकी मॉडल की सफलताएं, ये थॉमसन के पलम पुडिंग मॉडल की सफलता का पायनिक उत्सर्जन, गैसों के आयनीकरण, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या और इसके साथ साथ प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में सफल रहा था। तो ये हमारा था थॉमसन का पलम पुडिंग मॉडल। इसके बाद में परमाणु को और अधिक स्टडी करने के लिए रदरफोर्ड ने अपना अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया और अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर परमाणु से संबंधित कुछ निष्कर्ष निकालकर कुछ पॉइंट्स शेयर किए थे, प्रेक्षण प्राप्त किए थे, और उन्हीं के आधार पर इनका परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया गया। क्योंकि यहां पर जे थॉमसन ने पलम पुडिंग मॉडल में यह बताया था कि परमाणु के अंदर धनावेश होता है और धनावेश को अंतः स्थापित उदासीन बनाने के लिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन अंतः स्थापित होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की खोज तो जे थॉमसन ने करी थी, इसलिए ये किसी भी मॉडल को जब ये बताएंगे तो अपनी एक्सपेरिमेंट को उसके अंदर जरूर घुसाएंगे। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को तो बता दिया, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष उस धनावेश था उसको उदासीन बनाने के लिए, वो धनावेश क्या था उसके बारे में ये समझाने में
कोई भी प्रमाण या तथ्य नहीं दे पाए थे, तो उसको समझाने के लिए रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया था और उसी के आधार पर परमाणु का नाभिकीय मॉडल दिया गया था। तो हम देखते हैं अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। अब हम बात करते हैं रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग पे। तो सन 1907 में रदरफोर्ड के सुझाव पर दो साइंटिस्ट थे, एक गाइगर और दूसरे थे मार्सडेन। रदरफोर्ड के सुझाव पर 1909 में दो साइंटिस्ट थे, गाइगर और मार्सडेन। इन्होंने एक धातु की पतली पन्नी पर, गाइगर और मार्सडेन ने रदरफोर्ड के साथ मिलकर एक धातु की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार करवाई और अल्फा कणों की बौछार करवाकर प्राप्त प्रेक्षणों पर अध्ययन किया और उनसे कुछ निष्कर्ष निकाला, गाइगर व मार्सडेन ने। और इसी प्रयोग को बाद में नाम दिया गया अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले रदरफोर्ड ने गाइगर और मार्सडेन के साथ मिलकर एक अल्फा कणों की बौछार करवाई। तो अल्फा कण होता है वो हीलियम नाभिक होता है, 2He4, इस तरीके से लिखते हैं। अब देखना, ध्यान देना, जब भी हम हीलियम नाभिक को लिखते हैं तो नीचे जो लिखा जाता है वो होता है उसका परमाणु क्रमांक। ये 2 है, ये क्या है इसका Z बराबर 2, इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक। और ऊपर जो लिखा जाता है वो होती है उसकी द्रव्यमान संख्या, इसको A से डिनोट करते हैं, A बराबर 4 दे रखा है और ये है इसकी द्रव्यमान संख्या। ये द्रव्यमान नहीं है, द्रव्यमान संख्या है, ठीक है, इस तरीके से। तो जितना इसका परमाणु क्रमांक होगा उतनी ही इसमें प्रोटॉनों की संख्या होती है और उतनी ही इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो हीलियम नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब इसको हीलियम नाभिक को अल्फा कण कब बोलेंगे, जब हीलियम नाभिक के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएं, उत्सर्जित हो जाएंगे। दोनों इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे अर्थात इसमें बचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 0। जब इलेक्ट्रॉन निकल गए तो नेगेटिव आवेश रहा नहीं और अब बच गए ये 2He4 और ये आता है धनावेशित कण। इस पर केवल धनावेश बचता है, वो किसके कारण बचता है, प्रोटोनों के कारण। और प्रोटोनों के कारण धनावेश, कितने प्रोटोन है, 2। तो एक प्रोटोन का धनावेश E के बराबर होता है, तो 2 प्रोटोनों का धनावेश कितने E के बराबर हो जाएगा, प्लस में 2E। इसी कारण इस धनावेशित अल्फा कण को बोला, हीलियम नाभिक को बोला जाता है अल्फा कण। ये होता है अल्फा कि जब किसी हीलियम नाभिक से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दोनों निकाल दिए जाए, तो बचने वाला जो धनावेशित कण होता है उसका धनावेश केवल 2 प्रोटोनों के कारण होता है, वह कहलाता है अल्फा कण। अब अल्फा कण होता है वो कहां से उत्सर्जित होता है, तो अल्फा कण विभिन्न रेडियोएक्टिव पदार्थ होते हैं, पोलोनियम, थोरियम, यूरेनियम, ये सारे। तो विभिन्न रेडियोएक्टिव पदार्थों का जब क्षय होता है, रेडियोएक्टिव क्षय, तो उस रेडियोएक्टिव क्षय में कुछ विकिरणें निकलती है जिनकी ऊर्जा अत्यधिक होती है। तो वो कौन से कण होते हैं, अल्फा कणों का उत्सर्जन होता है रेडियोएक्टिव पदार्थों से। रेडियोएक्टिव पदार्थ में आता है यूरेनियम, पोलोनियम, थोरियम, ये सारे आते हैं। तो इनसे ये अल्फा कणों का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। इस अल्फा कण को बिस्मिथ से भी उत्सर्जित कर सकते हैं। बिस्मिथ होता है, इसका परमाणु क्रमांक 83 होता है और द्रव्यमान संख्या 214 होती है। ये बिस्मिथ रेडियोएक्टिव पदार्थ होता है। कई कुछ केसों में ये रेडियोएक्टिव पदार्थ की तरह काम करता है और बिस्मिथ है, इसका हम मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किया जाता है इस रेडियोएक्टिव पदार्थ का। तो बिस्मिथ से अल्फा कण का उत्सर्जन होगा जो कि लेड के बॉक्स में रखा होता है। रदरफोर्ड ने गाइगर मार्सडेन के साथ एक प्रयोग किया था, उसकी व्यवस्था बनाई थी। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की व्यवस्था में बिस्मिथ 83-214 को लेड के बॉक्स में रखा था। यहां पे मैं डायग्राम बनाता हूं कि ये इस तरीके से एक लेड का बॉक्स था। इस बॉक्स में बिस्मिथ को ला के रख दिया। इस बॉक्स में यहां पे बिस्मिथ का टुकड़ा रखा हुआ है, ये रेडियोएक्टिव पदार्थ है, इसको बोल सकते हैं Bi-83-214। बिस्मिथ से लेड के बॉक्स में जब यहां से ये होल था और इससे अल्फा कण उत्सर्जित होकर कहां पर गए, इसको एक पतली धातु की पन्नी पर आपतित कराया जो कि स्वर्ण पन्नी ली। यहां पर धातु की पन्नी क्या ली, स्वर्ण पन्नी। अब स्वर्ण पन्नी ही क्यों ली, धातु की पतली परत, इसका भी रीजन है क्योंकि स्वर्ण पन्नी ओरम होता है और इसका जो परमाणु क्रमांक, इसका जो द्रव्यमान होता है, इसका लगभग द्रव्यमान स्वर्ण का वो अल्फा कण के नाभिक के द्रव्यमान से लगभग 50 गुना ज्यादा होता है। ये जो स्वर्ण पन्नी है, इस स्वर्ण पन्नी की मोटाई 10 की घात माइनस, इसकी जो मोटाई है लगभग 10 की घात माइनस 7 मीटर के आसपास रखी थी। स्वर्ण पन्नी की मोटाई कितनी रखी थी, 10 की घात माइनस आसपास माइनस 7 मीटर के आसपास रखी थी। इस स्वर्ण पन्नी के चारों तरफ जिंक सल्फाइड का लेपित किया हुआ एक पर्दा रख दिया। यहां पर
ये जिंक सल्फाइड का लेपित पर्दा यहां से मान लेते हैं इस तरीके से रखा गया ताकि इस पे इफ्लोरेसेंस उत्पन्न हो सके। ये पर्दा लगा हुआ है जिंक सल्फाइड का ZnS पर्दा। इस पर्दे के यहां पर एक माइक्रोस्कोप लगा दिया, सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसको बोलते हैं हम सरल सूक्ष्मदर्शी। ये है सरल सूक्ष्मदर्शी, जो कि इस पर उत्पन्न होने वाली चमक को काउंटिंग कर सकता है कि कितनी चमक उत्पन्न होगी। जब बिस्मिथ 284 से लेड के बॉक्स में अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं और इस स्वर्ण नाभिक पर जाकर क्या होते हैं, आपतित होते हैं। ये है अल्फा कण 2He4 हीलियम नाभिक। जब ये स्वर्ण पन्नी पर आपतित होते हैं तो स्वर्ण पन्नी, धातु की पन्नी इतनी पतली होती है 10⁻⁷ सेकेंड, और इन अल्फा कणों का जो वेग होता है, वेलोसिटी, वो होती है 2.1 गुणा 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। मतलब 10⁻⁷ मीटर के लगभग 1 सेकंड में पार कर लेते हैं इतनी दूरी। तो इतने वेग से जब अल्फा कण आपतित होती हैं और स्वर्ण पन्नी पर आपतित होते ही देखा कि ये अल्फा कण विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाते हैं। कोई अल्फा कण इधर जा रहा है, कोई अल्फा कण इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर निकल गया, कोई यहाँ पे जा रहा है, कोई इस साइड आ रहा है। मतलब इस जिंक सल्फाइड के पर्दे पर जाके ये क्या हो रहे हैं, विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित हो रहे हैं। कैसे पता चला प्रकीर्णित हो रहे हैं? क्योंकि जो जिंक सल्फाइड का लेपित किया हुआ पर्दा है इसके चारों तरफ, उस पर चमक उत्पन्न होती है, प्रदीप्ति, फ्लोरिसेंस उत्पन्न होती है, प्रदीप्ति उत्पन्न होती है, चमक उत्पन्न होती है। और उस चमक को अब ये ऐसे तो काउंट नहीं कर सकते कि 1 2 3 4 5 6 7 चमक उत्पन्न हो रही है। उस चमक को काउंट करने के लिए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, ये डिजिटल सूक्ष्मदर्शी है, इसके चारों तरफ घुमाया जाता है ताकि ये सूक्ष्मदर्शी क्या कर सके, उन चमक को देख सके, उनकी काउंटिंग कर सके कि कितनी चमक उत्पन्न हो रही है, और उस हिसाब से हम ये पता लगाया जा सके कि जितनी ज्यादा चमक उत्पन्न होगी उतने ही अल्फा कण क्या होंगे, यहां से स्वर्ण पन्नी के द्वारा विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित होंगे। तो इनके सूक्ष्मदर्शी की सहायता से विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों का प्रकीर्णन कोण भी ज्ञात किया जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी यूज करके इस सूक्ष्मदर्शी से कौन सा कोण, थीटा, प्रकीर्णन कोण को ज्ञात किया जा सकता है कि कितने डिग्री के कोण से ये प्रकीर्णित होते हैं। तो ये इस तरीके से ये एक एक्सपेरिमेंट होता है। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में किस तरीके से करते हैं, स्वर्ण पन्नी इसलिए ली जाती है क्योंकि स्वर्ण पन्नी का जो द्रव्यमान होता है वो अल्फा कण के नाभिक की तुलना में बहुत अधिक होता है, 50 गुना अधिक होता है। इसलिए लिया जाता है, क्यों? क्योंकि अगर अल्फा कण हल्का कण है और हल्का ये ले ले तो अधिक वेग से जब आपतित होगा तो ये क्या होगा, इस अल्फा कण के साथ में न चला जाए। इसलिए भारी कण लिया गया ताकि ये इसको रोक सके। इस स्वर्ण पन्नी की मोटाई इतनी कम होती है कि अल्फा कण इसको भेदकर विभिन्न दिशाओं में क्या होते हैं, प्रकीर्णित हो जाते हैं। तो ये प्रयोग किया गया किसके द्वारा, गाइगर व मार्शडेन द्वारा सन 1999 में रदरफोर्ड के सानिध्य में, रदरफोर्ड के सुझावों के आधार पर। इस प्रयोग के आधार पर इन्होंने विभिन्न निष्कर्ष निकाले। तो उन निष्कर्ष को हम एक एक करके डिटेल से देखेंगे कि क्या क्या निष्कर्ष यहां से प्राप्त हुआ। तो ये थी इसकी प्रायोगिक व्यवस्था की, किस तरीके से इसको प्रयोग में करेंगे। तो रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन से प्रयोग से प्राप्त जो निष्कर्ष थे वो देखते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त जो निष्कर्ष थे, इन्होंने क्या क्या निष्कर्ष निकाले। इसने पहले तो इन्होंने प्रेक्षण प्राप्त की, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त प्रेक्षण, प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त प्रेक्षण, और इन्हीं प्रेक्षणों के आधार पर क्या निकाले, इन्होंने निष्कर्ष निकाले। तो देखो, जब भी हम कोई भी प्रयोग करते हैं तो उस प्रयोग में पहले तो उसकी व्यवस्था बनाई जाती है, और व्यवस्था के बाद में हम उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें क्या क्या रीडिंग्स आती है, क्या क्या प्रेक्षित होते हैं, वो सब चीजें नोट करते हैं, और फिर उन प्रेक्षणों के आधार पर हम अपना निष्कर्ष बताते हैं कि हमने इससे ये रिजल्ट प्राप्त किया। तो सबसे पहले ये थी अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की व्यवस्था। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की व्यवस्था में क्या क्या प्रेक्षण देखे गए वो चीजें देखते हैं। मतलब जो चीजें हमने आंखों से देखी वो रदरफोर्ड यहां पे बता रहे हैं। तो इनमें क्या क्या देखा, पहला पॉइंट इन्होंने देखा कि जब स्वर्ण पन्नी पर बिस्मिथ से अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया गया, मतलब अल्फा कणों की बौछार कराएगी, तो वो किस रूप में कराएगी। इसको अगर हम सिंपल फॉर्म में बनाए घूर्णी संसूचक प्रयोग के रूप में, तो ये मान लेते हैं ये अल्फा कण है। अल्फा कण को लेड के बॉक्स में रखा हुआ है, तो यहाँ पे लेड पात्र की दीवारें मान लेते हैं कि ये लेड की दीवारें हैं और इससे गुजरना पड़ रहा है अल्फा कण को, ठीक है। ये अल्फा कण लेड की दीवारों से गुजर रहे हैं, ये लेड की ईंटें, लेड की ईंट दीवारें बनी हुई हैं। ये है बिस्मिथ 83214,
जब ये अल्फा कण यहां से जाते हुए इस स्वर्ण पन्नी पर आपतित होते हैं, ये यहाँ पे एक स्वर्ण पन्नी मान लेते हैं, इसकी मोटाई दे रखी है आई सेक्शन की फॉर्म में, ये स्वर्ण पन्नी इस तरीके से जब इस स्वर्ण पन्नी पर आपतित होते हैं तो यहां पर ZnS जिंक सल्फाइड का लेपन किया हुआ एक पर्दा है जिस पर चमक उत्पन्न होगी। तो ये अल्फा कण, कुछ अल्फा कण तो सीधे ही गुजर जाते हैं, कुछ अल्फा कण कुछ कोण से थीटा कोण से प्रकीर्णित हो जाते हैं, कुछ 45 डिग्री के कोण से जाते हैं, कुछ इस तरीके से चले जाते हैं, कुछ अल्फा कण ऐसे होते हैं जो इससे और विपरीत दिशा में भी लौट जाते हैं, इस साइड से भी जाते हैं 60 डिग्री का कोण बनाते हुए। तो ये इस तरीके से अल्फा कण है वो विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित हो रहे हैं। जब अल्फा कण स्वर्ण पन्नी पर आपतित होते हैं, कितनी मोटाई की 10⁻⁷ मीटर की मोटाई लगभग, जिस पर 2.10⁻⁷ मीटर पर सेकंड वेग से जिनकी ऊर्जा कितनी है, E बराबर है 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा का, जब अल्फा कण आपतित होगा तो विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णन होगा। यहां पर ये घूर्णी संसूचक सूक्ष्मदर्शी लगी होती है इस तरीके से। इस सूक्ष्मदर्शी को जब घुमाया जाता है, सूक्ष्मदर्शी है ये किसकी तरह काम करती है, ये घूर्णी संसूचक की तरह काम करती है। घूर्णी को बोलते हैं घुमाना और इसे बोलते हैं घूर्णी संसूचक, और ये प्रयोग कहलाता है घूर्णी संसूचक प्रयोग। तो घूर्णी संसूचक प्रयोग द्वारा जिंक सल्फाइड के पर्दे पर उत्पन्न चमक की काउंटिंग, वो कि कितने अल्फा कण निकले वो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा की जाती है। तो ये इस तरीके से, तो इस प्रयोग में जो प्राप्त प्रेक्षण थे उन प्रेक्षणों को किस तरीके से देखा गया, तो पहला प्रेक्षण ये देखा गया कि अधिकांश अल्फा कण थे जो कि इस स्वर्ण पन्नी को पार करते हुए सीधे ही गुजर गए। अधिकांश कण ऐसे थे, पहला क्या देखा गया कि अधिकांश कण स्वर्ण पन्नी को पार करते हुए, अधिकांश कण अल्फा कण जो है वो सीधे ही गुजर गए, सीधे गुजर गए। कैसे? क्योंकि यहां से जब सीधे गुजरे तो इसका मतलब उसके रास्ते में कुछ भी नहीं मिला। ये यहां पे इस तरीके से स्वर्ण पन्नी है, ये इसका नाभिक है, इस नाभिक पर जब ये अल्फा कण आपतित हो रहे हैं तो ये सीधे के सीधे ही गुजर गए अधिकांश अल्फा कण इस तरीके से। परंतु जैसे जैसे अल्फा कण पास आते गए ये देखा गया कि कुछ अल्फा कण है वो थॉमसन के मॉडल की तरह 1 डिग्री के कोण से प्रकीर्णित होने लगे इस तरीके से, कुछ स्मॉल कोण से इस तरीके से प्रकीर्णित होने लगे 1-2 डिग्री के कोण से कुछ अल्फा कण। ये जाने तो चाहिए थे सीधे, लेकिन ये अपने पथ से विचलित हो जाते हैं, ये थीटा कोण से इस तरीके से विचलित होने लगे, ये प्रकीर्णित होने लगे नहीं यहां से। अगर इसकी सीधी लाइन ऐसे देखें और यहां से ये थीटा डिग्री के कोण पे मुड़ने लगे, तो यहां पे देखा गया कि जे थॉमसन के मॉडल के अनुसार 1 डिग्री के कोण से ये प्रकीर्णित होने लगे। परंतु कुछ कण ऐसे थे जो 1 डिग्री से अधिक कोण से भी प्रकीर्णित होने लगे। जैसे जैसे ये पास में अल्फा कण है, ये इनका प्रकीर्णन कोण इस तरीके से बढ़ता ही गया ऐसे, ठीक है, ये इस तरीके से। और इनमें से 8000-9000 कणों में से एक कण एक ऐसा था जो यहां से वापस से लौटकर वापस आ गया इस तरीके से, वापस से लौटकर ये प्रयोग में कुछ प्रेक्षण है वो प्रेक्षित किए गए। पहला प्रेक्षण क्या था कि अधिकांश अल्फा कण थे जो इससे क्या हो गए, सीधे ही गुजर गए नाभिक, स्वर्ण नाभिक से। फिर कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो थॉमसन के मॉडल के आधार पर 1 डिग्री या उससे अधिक डिग्री के कोण पर भी क्या हो गए, विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित होने लगे। जबकि थॉमसन मॉडल कहता है कि 1 डिग्री के कोण पर इनका क्या होता है, प्रकीर्णन विक्षेपण होता है, 1 डिग्री से ज्यादा इनका विक्षेपण नहीं होगा। परंतु ऐसा नहीं हुआ। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में बहुत अधिक कोण से भी अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रेक्षित किया गया। तो इस आधार पर यह बोला गया कि थॉमसन का परमाणु मॉडल इस पर लागू नहीं होता है, और यहां पर थॉमसन के परमाणु मॉडल को क्या मान लिया गया था, असत्य मान लिया गया था। तो इस आधार पर ये कुछ प्रयोग में प्रेक्षित किए गए थे, ये प्रयोग के प्रेक्षण थे। इन प्रेक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से कुछ निष्कर्ष निकाले गए। तो जो निष्कर्ष थे वो कौन कौन से थे? पहला निष्कर्ष क्या था कि निष्कर्ष ये निकाला गया कि अधिकांश अल्फा कण थे वो क्या होंगे कि इस परमाणु से सीधे ही गुजर गए। इसका मतलब कि परमाणु का समस्त धनावेश पूरे संपूर्ण द्रव्यमान, समस्त धनावेश और संपूर्ण द्रव्यमान उसमें संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित नहीं है। क्यों? अगर मान लो ये इसके संपूर्ण आयतन में होता है तो इधर से जाने ही नहीं देता। मान लो सपोज एक रास्ता है, वहां पे कोई घर बना हुआ है, पहले रास्ता था, हम जाते थे उधर से, गुजरते थे, रास्ते से आते थे, साइकिल लेके जाते थे, गाड़ी लेके जाते थे, लेकिन अब घर बना दिया अगले ने, तो क्या उस घर के अंदर से जाओगे आप? नहीं जा सकते। अगर मान लो ये खाली नहीं होता, परमाणु उसमें जगह ही नहीं होती, तो अल्फा कण कहां से गुजरता?
इसका मतलब क्या हुआ कि अधिकांश अल्फा कण उस परमाणु से सीधे ही गुजर गए, ये प्रेक्षित किया गया, तो वो जगह क्या है, खाली। और जे.जे. थॉमसन क्या कहते हैं कि परमाणु का समस्त धनावेश और द्रव्यमान उसके संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित होता है। अगर ऐसा होता तो अल्फा कणों को अंदर से क्यों जाने देता, लेकिन अल्फा कण अंदर से गुजर गए, इसका मतलब वहां पर धनावेश है और द्रव्यमान नहीं है। तो रदरफोर्ड ने क्या निष्कर्ष निकाला कि किसी भी परमाणु का समस्त धनावेश व द्रव्यमान संपूर्ण आयतन में न होकर एक छोटे से भाग में केंद्रित होता है। यहां पे इसका धनावेश और द्रव्यमान एक छोटे से भाग में केंद्रित होता है। तो यहां पर थॉमसन के परमाणु मॉडल को असफल कर दिया। फिर दूसरी बात इन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण थे जो बहुत अधिकांश अल्फा कण ऐसे थे जो सीधे गुजर गए, और कुछ अल्फा कण थे जो कुछ न्यून कोण पर प्रकीर्णित हो गए। न्यून कोण मतलब इस तरीके से थीटा 90 डिग्री के कोण से प्रकीर्णित हो गए। परंतु 8000 में से 1 या 2 कण ऐसे थे जो विपरीत दिशा में वापस लौट आए। अब विपरीत दिशा में वापस लौटा, इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा कण होता है वो धनावेशित कण है, और वो कब लौट सकता है, जैसे जैसे पास में आने गए उस धनावेश से प्रतिकर्षण के कारण इन अल्फा कणों में क्या होने लग गया, प्रकीर्णन होने लग गया। और 8000 में से 1 अल्फा कण ऐसा था जो इससे वापस लौट कर आ गया, मतलब वहां पर प्रबल प्रतिकर्षण बल लगा। अर्थात ये कहा जा सकता है, यहां से ये निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी परमाणु का समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश है वो एक छोटे से भाग में केंद्रित होता है, जहां पर प्रतिकर्षण बल अधिक लगने के कारण अल्फा कण विपरीत दिशा में प्रकीर्णित होकर आ गया। तो वो समस्त धनावेश और द्रव्यमान एक छोटे से भाग में केंद्रित होगा, उसे बाद में क्या नाम दिया गया, नाभिक नाम दिया गया। तो यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि नाभिक की खोज किसने करी, रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर नाभिक की खोज करी, और यह बताया कि परमाणु का समस्त धनावेश और संपूर्ण द्रव्यमान एक छोटे से भाग में केंद्रित होता है, जिसे क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं परमाणु का। ठीक है, तो ये निष्कर्ष निकाले यहां से, और इन निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे बोलते हैं रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। तो आज के लेक्चर में हम प्राप्त प्रेक्षण और इनसे निकाले हुए निष्कर्ष के बारे में देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रदरफोर्ड का परमाणुीय नाभिकीय मॉडल देखेंगे, और इसमें किस तरह से प्रतिकर्षण बल लगता है, कितनी दूरियां होती है, कैसे टक्कर होती है इनमें, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए